हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो एमसीक्यू मिक्स एक्सप्लेनेशन होगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, सुजयष्ट, अग्निमित्र और वसुदेव। जो शुंग वंश की स्थापना की थी ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद जो वसुदेव है, वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की है। कौन से वंश की? कण्व वंश की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? मौर्यों के बाद जो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए उनका जो क्रम था वो क्या था? हिंद, यवन, शक, पल्लव या कुषाण? इनमें से कौन पहले आया था भारत में और उसके बाद इनका क्रम हम देखेंगे। तो जो हिंद यवन है ये आए थे 190 ईस्वी पूर्व में। कब आए थे ये? 190 ईस्वी पूर्व में हिंद यवन आए थे 190 ईस्वी पूर्व में। ओके, और जो शक आए थे 90 ईस्वी पूर्व में। ओके, हिंद यवन 190 ईस्वी पूर्व में आए थे और जो शक आए थे वो 90 ईस्वी पूर्व में आए थे और जो पल्लव है वो पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में आए हैं और कुषाण जो है 15 ईस्वी में आए हैं। इसीलिए इनका जो क्रम है वो यही है। तो हमारा आंसर होगा ए 1 2 3 4। हिंद यवन पहले आए हैं और शक जो हैं फिर उनके बाद आए पल्लव और पल्लव के बाद आए कुषाण। ओके, आगे देखते हैं। जो ये हिंद यवन थे ये बैक्ट्रिया और अफ़गानिस्तान से आए थे और जो शक थे ये सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान से आए थे और जो पल्लव थे ये पार्थिया और ईरान के थे, इसीलिए इनको पार्थियाई भी कहते हैं। और कुषाण ये चीन और तुर्किस्तान से थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 56 ईस्वी पूर्व में, 67 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में या फिर 78 ईस्वी पूर्व में? ये जो विक्रम संवत है ये शुरू हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। ओके, और ये जो शुरू किया था उज्जैन के एक राजा थे, उन्होंने शकों से युद्ध किया और शकों को पराजय कर उनको अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया था उसने। तो उन शकों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य पर उसने इसकी शुरुआत की 57 ईस्वी पूर्व में और उसने स्वयं उपाधि धारण की थी शकारी विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि धारण की थी? शकारी विक्रमादित्य। ओके, विक्रम, ये था हमारा विक्रम संवत। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इन्हीं में से जो मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी थे, चौथे नंबर पर आए थे कुषाण। तो उनके संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कडफिसेस ने की है। आंसर हमारा सी है कि है कुजुल कडफिसेस ने। ओके। और ये जो मिनांडर था ये हिंद यूनानी शासकों में महान शासक था। और ये जो हिंद यूनानी शासक थे इन्होंने ही यहाँ पे सबसे पहले सिक्के जारी किए थे और उन सिक्कों में निश्चित पहचान बताई गई है। मतलब उन सिक्कों को देख के ये बताया जा सकता है कि कौन सा सिक्का किस शासक के काल का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो रुद्रदमन प्रथम था ये जो है शकों का महान शासक था और इसको संस्कृत का बहुत ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इसको व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र इन सब का भी भी था। ओके। और ये जो कनिष्क प्रथम है कनिष्क प्रथम भी इम्पोर्टेंट है कुषाण वंश का। जो ये कनिष्क प्रथम शासक हैं आप लिख लेंगे। ये कनिष्क प्रथम कुषाण का सबसे प्रतापी राजा था कुषाण वंश का। और 78 ईस्वी में इसने जो है शक संवत शुरू किया है। कौन सा संवत शुरू किया है? शक संवत शुरू किया है। ओके, 78 ईस्वी में जो है शक संवत शुरू किया है कनिष्क ने। और कनिष्क इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है जो बौद्ध समिति हुई थी, बौद्ध संगीति जो चतुर्थ हुई थी, 3 हमने पीछे की क्लासेस में देख ली है। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलवन विहार में हुई थी। ये 78 ईस्वी में ही हुई थी ये। ओके, चारों हमने फर्स्ट वीडियो में देखी है। उसके बाद जो है एक एक करके हमने फिर रिपीट की थी और अभी ये चौथी वाली लास्ट थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पांड्य राजवंश का प्रतीक क्या है? ये जो है जो सुदूर दक्षिण भारत था उस समय के 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी जो 28 मई 2023 में हमारी संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें जो सेंगोल स्थापित किया है ये चोल राजवंश से संबंधित था। ओके, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था ये था कार्प। कार्प एक प्रकार की मछली है। ओके, और इसमें जो बाकी के हैं बाघ, वी ऑप्शन में बाघ है, ये चोल का था। ओके, बाघ जो है चोलों का था प्रतीक चिन्ह और ये धनुष चेर का था प्रतीक चिन्ह। ओके, धनुष जो है चेरों का था। ओके, आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है।
इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो चेर लोग थे, ये चेर राजवंश, ये केरल और कावेरी नदी के पास के थे और इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो पर्वतीय देश था और इनकी राजधानी थी बंजी करुयूर और ऐतरेय ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण हमने पीछे पढ़ा था, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था। और जो चोल हैं ये आंध्र प्रदेश के पेन्नार व वेलार नदी के पास के थे और इनका जो शाब्दिक अर्थ है नया देश, चोल इम्पोर्टेंट है। और इनकी राजधानी उरेयूर थी और इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ओके, अगला देखते हैं। पांड्य राजवंश ये तमिलनाडु और कावेरी व ताम्रपर्णी नदी का था और इनका शाब्दिक अर्थ प्राचीन देश है और इनकी जो राजधानी है मदुरै थी और इनका उल्लेख जो मेगस्थनीज की इंडिका थी उसमें मिलता है। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। तो इसमें पांड्य राजवंश का जो है उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम गुप्त काल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ओके, जो गुप्त काल था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रथम शासक जो था श्रीगुप्त था गुप्त काल का और उसके बाद फिर घटोत्कच गुप्त था इसका शासक गुप्त काल का। लेकिन जो वास्तविक शासक है गुप्त काल का वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ओके, क्योंकि ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच है ये दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसीलिए जो वास्तविक स्थापना की है गुप्त वंश की वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्तकालीन शासक ने धारण की थी? घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने? विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी, ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसकी उपाधि है ये? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य की उपाधि। ये जो गुप्तकालीन शासक थे इन्होंने सबने कोई ना कोई उपाधि धारण की थी। तो आगे हम देखेंगे कि किसने कौन सी उपाधि धारण की थी। ओके, श्रीगुप्त और घटोत्कच था, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रम की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त की थी महेंद्रादित्य की, स्कंदगुप्त की थी शक्रादित्य की और चंद्रगुप्त द्वितीय की तो हमने देख ली, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त काल से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो गुप्त काल को, समुद्रगुप्त को कहा जाता है और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था शासक गुप्त काल का,
इसके जो शासन काल को है गुप्त काल का स्वर्ण युग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और जो स्कंदगुप्त थे ये अंतिम शासक है गुप्त काल के। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी इम्पोर्टेंट है गुप्त काल में, तो हम वो देखते हैं। तो जो गुप्त काल में इम्पोर्टेंट नाटक और नाटककार थे उनको हम देखते हैं। ओके, कालिदास ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है गुप्त काल का। ओके, कौन कौन से नाटक लिखे इन्होंने? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतु संहारम। ओके, ये सब कालिदास की कृतियां हैं। सब कुछ पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो जो ये कालिदास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा विशाखादत्त। विशाखादत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस ये और देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक ने लिखी है मरिच कटिकम। और भास की है चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योगधारणयम, स्वपनवासवदत्तम। ये किसकी है? ये सब भास की है। और वरामिहिर, ये बृहमिहिर हो गया इधर, ये वरामिहिर है, इनकी है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। और आर्यभट्ट की है आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पे जो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है इसके जो विषय था वो दुष्यंत और शकुंतला थे। इनकी प्रेम कथा पर आधारित है ये अभिज्ञान शकुंतलम। और इसकी जो मालविका अग्निमित्र है इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है ये। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया है इसमें। और जो विक्रमोर्वश्यम है ये जो सम्राट था पूर्वा और अप्सरा थी उर्वशी, उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है ये। ओके, और जो विशाखादत्त है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है, इसमें जो है इसने चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के जो राजगद्दी थी उस पर बैठने की कथा का जो वर्णन किया है वो विशाखादत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस में किया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट है इसमें जो कालिदास है। कालिदास को क्या कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर कहते थे कालिदास को। क्या कहते थे? भारत का शेक्सपियर। और जो गुप्त काल है इसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें हर तरह से विकास हुआ है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो गणित जो शून्य का विकास है, ये भी भारत में ही हुआ है और गुप्त काल से हुआ है। ओके, उसके बाद चिकित्सा के जो धन्वंतरी है ये आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं, ये भी गुप्त काल में ही हुए हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्यभट्ट ने अभी देखा ना हमने कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। तो
इसका विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। और जो भवन निर्माण था ये भी, इसका विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। और इसके अलावा जो गुप्त काल में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ रत्न थे, उसे हम देखेंगे। एक था हरिशेन। कौन था? हरिशेन। हरिशेन आप लिख लेंगे। ये कवि था। और जो बारामिहिर था वो खगोल विज्ञान का ज्ञाता था और उसने बृहद संहिता लिखी हुई है। ओके। उसके बाद धन्वंतरी, ये चिकित्सा से रिलेटेड था, आयुर्वेद इसकी कृति है। और वररुचि, वररुचि ये व्याकरण का विद्वान था और इसने संस्कृत व्याकरण की रचना की हुई है। क्षपणक। कौन सा? क्षपणक। क्षपणक ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान था इनको, तो इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। अमर सिंह, ये शब्दकोश की रचना की हुई है इन्होंने। कालिदास तो हमने देख ही लिया। और शंकु, ये वास्तुकला से संबंधित था। और बेताल भट्ट, ये जादू मंत्र शास्त्र से संबंधित था। तो कितने रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? 9 रत्न थे। वररुचि, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, कालिदास, शंकु और बेताल भट्ट। ओके। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले रजत मुद्राएं, 2 रजत मुद्राएं शुरू की थी। ओके। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू। क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।